चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, मैग्निफिकेशन बच्चों जनरली दो तरह की मैग्निफिकेशन होती है। 10th में आप लोगों ने केवल एक ही पढ़ा है, ठीक है, और यहां पे हम लोग दो तरह की मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग कभी कभी एक्सियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन होती क्या है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज देखना है, इमेज की साइज देखनी है और इमेज के साइज में ऑब्जेक्ट साइज से डिवाइड करनी है। अब बच्चों साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट है तो हम कौन सी साइज की बात कर रहे हैं, इस विड्थ की बात कर रहे हैं या फिर लेंथ की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं लेंथ की बात करूं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की मैं बात करूं, और उस केस में ऑब्जेक्ट की साइज मैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लूं और इमेज की साइज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लूं और दोनों का रेशियो लगा दूं इमेज बाय ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केस में वैसे मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो अभी फिलहाल अपन बात करेंगे द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सिंपल, राइट? सो सिंपल मैग्निफिकेशन एम से हम चाहे तो डिनोट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन बच्चों जनरली हम दो टाइप का पढ़ते हैं। लैटरल मैग्निफिकेशन, या इसे हम लीनियर भी बोल सकते हैं, और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। सिंपली इसको हम लोग एम डैश से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है अभी हम लोग क्लियर करते हैं। पहले तो लैटरल की बात करते हैं, ए वाले पार्ट को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई मिरर है और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी का ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये ए बी है मान लीजिए, और इसकी इमेज ऐसे बन गई जिसको मैं ए डैश बी डैश बोल रहा हूं, राइट? तो बच्चों यहां पे ए बी बटे ए डैश बी डैश जो होगी, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो बोलेंगे वो होगी लैटरल मैग्निफिकेशन। सो लैटरल मैग्निफिकेशन एम जो होगी, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, यानी दिस इज द परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो यहां पे देखेंगे अच्छे से, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इज द मैग्निफिकेशन। अब यहां प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करें बच्चों, ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज करें तो हम यूज कर सकते हैं दिस हाइट इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस हाइट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मॉडुलस की बात मैं करूं, सो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्लियर बच्चों? अब इस सिचुएशन के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज एक दूसरे का उल्टा है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल बात हो रही है एच ऑफ आई बाई एच ऑफ ओ। क्लियर है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेते हैं। आइए मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल आता कितना है। आप में से बहुत सारे लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, माइनस भी वाई यू होता है, लेकिन आइए मैं फिर से इसको डिराइव करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि ऐसे कोई सिचुएशन है और बच्चों यहां पे कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लंबा बनाना पड़ेगा बिकॉज हम हाइट में इंटरेस्टेड है। अब बच्चों यहां से बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी रेज जाएंगी, ठीक है, यहां से एक रे ऐसे जाएंगी
फोकस से ऐसे गुजरेंगी, ये सब आपको पता है, यहाँ से भी जा सकती है, ऐसे गुजरेगी, बहुत सारी जगह पर चीज़ें होने वाली है। तो मैं अभी केवल उन्हीं रेज को बनाता हूँ जो हमारे लिए काम का है बस। मान लीजिए कि इसका इमेज बन गया यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था ए बी और इसका इमेज ए डैश बी डैश बन गया, ठीक है, अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज ए डैश बी डैश बन गया। मैं केवल इसके टॉप पॉइंट को ले रहा हूं, तो टॉप पॉइंट से कैसे कैसे हुई होगी? टॉप पॉइंट से एक लाइट ऐसे चली होगी और इसके टॉप से जरूर गुजरे होगी, तभी तो इमेज बनता है ना। ये लाइट कभी ना कभी इससे तो गुजरी ही होगी ना, और एक और लाइट ऐसे गई होगी और यहाँ पे जाकर के इसको मिलाई होगी। बिल्कुल, मैं केवल एक डायग्राम बना रहा हूँ इजी करने के लिए। बच्चों अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगी। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है क्योंकि सी के रास्ते वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली है। तो ये थीटा तो डेफिनेटली होगी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। अब मेरी बात अच्छे से समझेंगे। अगर बच्चों मैं tan थीटा इसमें यूज करूँ तो tan थीटा ये अपनी ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज माइनस यू एंड दिस इज माइनस भी, ठीक है। सो tan थीटा यूज करेंगे तो क्या होगा? tan थीटा इसमें यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एच ओ बाई माइनस यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों मैं इसमें यूज करूं दूसरे वाले ट्रायंगल में तो दिस इज एच ऑफ आई, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं यूज कर रहा हूं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वाली नेगेटिव मानी जाएगी। क्लियर है? सो दिस इज माइनस एच ऑफ आई बाई माइनस भी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये देख पा रहे हैं कि एच नॉट बाई माइनस यू इक्वल्स एच आई बाई भी। क्लियर है? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं भी बाई यू ऐसे ले आऊँ, सो एच ऑफ आई बाई एच ऑफ ओ, इसको हम एम बोलते हैं ना बच्चों, इसी को तो एम बोला था हमने, एच ऑफ आई बाई एच ऑफ ओ को हमने एम बोला था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आ रहा है वो माइनस भी बाई यू हो रही है। तो मैग्नीफिकेशन जो ये किसके किसके टर्म में है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। हमें चाहूँ तो इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आसान होता है चीज़ों को जल्दी से कर लेना, अगर हम अलग अलग फॉर्मेट पता है तो चाहे तो हम इसके अदर फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। कुछ नहीं बच्चों, बस यूज कर लेते हैं सिंपल। ये जो इक्वेशन हमने निकाला है, बस सिंपली इसमें मैं डिवाइड करना चाहूँगा भी से, तो भी से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, सॉरी, जैसे ही भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये भी बाई यू इक्वल्स ये भी बाई एफ। इसको इस साइड लाते हैं और इसको इस साइड, तो 1 माइनस भी बाई एफ इक्वल्स माइनस भी बाई यू, और ये जो होल को क्या बोल सकते हैं? एम। तो बच्चों इस तरह से एम का फॉर्मूला हमें एक चीज़ दिख रहा है, ये आसान है इसको याद करना, तो हमें ये भी याद रहना चाहिए। एक अदर फॉर्मेट भी और कर लेते हैं। इसी फॉर्मूला को मैं अब की बार ना मैं u से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो u से समय मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे ही u से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये 1 आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर लाता हूं, इस साइड को इससे लेता हूं, तो 1 माइनस यू बाई एफ इक्वल्स माइनस यू बाई भी। बच्चों अगर आप अच्छे से बात करें तो ये मैग्नीफिकेशन का जस्ट रेसिप्रोकल है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन माइनस भी बाई यू और ये क्या है? माइनस यू बाई बी। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 बाई एम। तो ये फॉर्मेट याद रखते हैं हम लोग, 1 बाई एम में ही याद रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक पैटर्न दिख रहा है। ऐसे तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा एफ माइनस यू बाई एफ, और उल्टा करेंगे तो एफ बाई टी, मतलब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा एफ बाई एफ माइनस यू। क्लियर है? ये आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पे, ठीक है। बच्चों मेन चीज ध्यान देने वाला है कि 1 माइनस भी बाई एफ और 1 माइनस यू बाई दोनों का पैटर्न एक जैसा है, लेकिन जब हम u यूज करते हैं तो 1 बाई एम होता है और भी यूज करते हैं तो m। ऐसे याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 माइनस भी बाई एफ, 1 माइनस यू बाई एफ, लेकिन u है तो 1 बाई एम लिखेंगे और भी है तो m लिखेंगे, और माइनस भी बाई यू तो ये तो आपको 10 से भी चीज़ें याद होंगी।
ये सारी कैसी मैग्निफिकेशन है? सारी की सारी लैटरल मैग्निफिकेशन है, सब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात करी जा रही है। तो ज्यादातर केस में 90% केसेस में बच्चे सवाल इसी पे पूछे जाते हैं, इसी पे हमें मेन चीज फोकस करना होता है। जब कोई कुछ ना कहे तो जनरली हम लोग इसी पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए पहले छोटी छोटी चीजों को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में। ये आई थिंक सेकेंड केस होगा या ए और बी में से कोई केस होगा, देख लीजिएगा। इसे हम लोग कभी कभी एक्सियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग ऐसे पड़ी हो, इस तरीके से, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये भी है, तो इसकी इमेज कुछ इसी टाइप की भी होगी लगभग। अगर ये ऑब्जेक्ट छोटी है, पतली है, थीन है, तो इसकी जो इमेज बनने वाली है वो लगभग इसी जैसी बनेगी। क्यों लगभग मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे भी कहानी है बच्चों, थोड़ा सा समझना चाहिए इसको। ध्यान से देखिए सब लोगों को पता है रे डायग्राम, हालांकि अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना आपने 10th में पढ़ा है उसी से आप चीज़ों को सोचिए। बच्चों आपने देखा है कि सी एफ, अगर मान लीजिए सी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इतनी बड़ी है तो इतनी ही, सी से थोड़ा पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? ऑब्वियसली इस साइड में बनता है। थोड़ा और पीछे करेंगे तो इस साइड में, और तो ये छोटी छोटी होती है ना, मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाओगे इमेज थोड़ी छोटी छोटी होती जाती है। और सी और एफ के भी जब कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई इस तरह का सिचुएशन है और मैंने सी और एफ के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी थोड़ी बड़ी। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ेंगे, सेम बड़ा करेंगे, तो क्या ये सेम बड़ा बनेगा या फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर थोड़ा और बड़ा बनेगा? थोड़ा और बड़ा बनेगा। जैसे जैसे आप आगे शिफ्ट करते हो वैसे वैसे इमेज बड़ा बनता है। अब सोच के देखिए, हम तो ये जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो दोनों पैरेलल फेस ले रहे हैं ऐसे, लेकिन जब इमेज बन रही है तो बच्चों ऐसे बन रही है, देख लो, थोड़ी ऐसी बन रही है। मतलब हम ले रहे हैं कुछ ऐसा, लेकिन इमेज कैसा बन रहा है? कुछ इस जैसा बन रहा है। बिकॉज ये वाला फेस तो ठीक है, थोड़ा बड़ा बना, नो डाउट, लेकिन ये वाला फेस अगर इक्वल भी लिया, लेकिन हम आगे चूंकि शिफ्ट कर गए हैं तो ये पीछे शिफ्ट होकर के थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। ये बात आपको पता है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो अगर मैं बच्चों बहुत पतला लेता हूं तो ये इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा रहूंगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये काफी पतली है, बड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन काफी पतली मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, और ये ए डैश बी डैश, ठीक है, ये वाला पार्ट इस साइड बन जाएगा और ये वाला पार्ट इस साइड। ठीक है, तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? उसकी इमेज। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन तब हम यूज कर पाते हैं जब काफी पतली ऑब्जेक्ट्स हो। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी थिन and placed along the principal axis as shown, then जो axial magnification है या longitudinal magnification is defined as m dash. This is the length of image along the principal axis and length of object along the principal axis. क्लियर है बच्चों? तो एक्चुअल में ये है। अगर मैं इसको बड़ा ना मानूं, छोटा ना मानूं, एक सिग्निफिकेंट बड़ा मानता हूं, तो इसके इस एंड का, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंड का डिस्टेंस u1 है और सेकेंड एंड का डिस्टेंस मान लीजिए u2 है। इसका यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस वाले एंड का यहाँ पे इमेज मान लीजिए कि ये v1 है और ये वाला एंड v2 पे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी थिन, देन इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सॉरी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई
इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, u2 माइनस u1, सबका मॉडुलस लगा दो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैग्निफिकेशन हो जाएगा इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। ये कब, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर नॉट वेरी थिन। लेकिन अगर बहुत पतले वाकई हो गए, काफी पतला हुआ, कागज का जो शीट है उतना पतला हो गया, तब वैसे केस में हम चीजों को चाहे तो एक फॉर्मूला के जरिए डिराइव कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये एक स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस हमेशा याद रखेंगे, सारे केसेस के लिए नहीं है ये। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी थिन, ऑब्जेक्ट इज इनफैक्ट वेरी नहीं, वेरी वेरी थिन करना चाहूंगा, डिफरेंशियल dx के बराबर du के बराबर इतना पतला है, काफी पतला है, तब उस केस में हम चाहें तो एक फॉर्मूला जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी एक स्पेशल केस का ही होगा। तो एक्चुअल में बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट काफी पतली है, ठीक है, काफी पतली है, तो हम इसके विड्थ को क्या हम du लेट कर सकते हैं, और इसकी इमेज कहीं पे बन रही है तो क्या इसके विड्थ को मैं क्या dv लेट कर सकता हूँ, बिल्कुल लेट कर सकता हूँ। और ये कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से u पर है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो v पे है, बस v से थोड़ा अगल बगल में इसकी विड्थ है dv। तो ऐसे केस में यहाँ पे m डैश अगर निकाला जाए तो क्या होगा, दरअसल dv बाई du हो जाएगा। बच्चों अगर मैं ये निकाल लूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल केस में है। स्पेशल केस क्या है, जब बच्चों ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u होती है। अब बच्चों यहाँ dv/du करने का मतलब ही निकलता है कि आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो v का u के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू u। अब फोकस तो हमेशा कांस्टेंट होती है, और 1/v, राइट। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन 1/v का पहले तो v के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, और वापस v का u के रिस्पेक्ट में, प्लस और 1/u का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ही हम लोग u के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, 1/v का माइनस 1/v स्क्वायर होता है, और ये dv/du, और इसका तो माइनस 1/u स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं, इस तरह से आ गया। तो हम इसको चाहे तो मैग्नीट्यूड में लिखें, लिख सकते हैं बच्चों ऐसे। सो दिस इज m डैश, और इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको माइनस v/u का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बच्चों हम चाहें तो इसको m लिख सकते हैं, लीनियर वाला, इसका होल स्क्वायर। लेकिन ये सारी बातें बच्चों किस केस के लिए है, जब इसके साइज हम काफी कम, इनफैक्ट डिफरेंशियल लेंथ ले रहे हैं तब। तो बच्चों ये सब कुछ काम का विशेष नहीं है, स्पेशल कहीं कहीं क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो इस पर आप सवाल फॉर्म कर सकते हो, कुछ खास इसमें नहीं है। तो क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है बच्चों, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इतनी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब एक और मैग्निफिकेशन आपको मिलता है, कहीं कहीं देखा जाता है कि एरियल मैग्निफिकेशन, यानी एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह के भी सवाल मिलते हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग से नहीं, उसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन को। तो पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, ये स्पेशल है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन पर चर्चा करेंगे, और उस पर बेस्ड एक दो सवाल करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरियल मैग्निफिकेशन के बारे में भी कभी कभी बात करी जाती है। एरियल मैग्निफिकेशन, दरअसल ये होता क्या है, तो दिस इज सिंपली एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है एरियल मैग्निफिकेशन। मान लीजिए
ऐसे सिचुएशन है, ठीक है, और एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए इसका विड्थ b है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हमसे पूछा गया है कि एरियल मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज या तो इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, जिधर भी बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये इसका इमेज बन गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, या इस साइड बना लिया मैंने, ठीक है। तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप अच्छे से विजुलाइज करें तो ये वाली जो साइड है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये वाली जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो जहाँ परपेंडिकुलर वाली बात है वहाँ कौन सी मैग्निफिकेशन से गवर्न होगी, लैटरल वाले से, और ऐसे वाली लॉन्गिट्यूडिनल वाले से। तो एल डैश इसकी लेंथ हो जाएगी इमेज की, और बी डैश इसकी, ध्यान से समझेंगे, ये अगर मैं बी डैश इमेज की बात करूं, बी डैश बाई बी क्या होगी, एम डैश, राइट। सो बी डैश विल बी एम डैश इंटू बी, और एम डैश हमने निकाला है एम स्क्वेयर इंटू बी। अगर एम लैटरल मैग्निफिकेशन है तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, ठीक है। ये किसके लॉन्ग बात कर रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग बात कर रहे हैं इसलिए एम डैश कर रहे हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही बात करेंगे तो इमेज की एल डैश है और ऑब्जेक्ट की एल है, वो एम से हम गवर्न कराते हैं, क्लियर है। सो एल डैश विल बी एम टाइम्स ऑफ एल, क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑफ ओ इज वेरी सिंपल, एल टाइम्स ऑफ बी, और एरिया ऑफ इमेज की बात करें, जिसको ए ऑफ आई में बोल रहा हूं, तो एल डैश बी डैश, और एल डैश क्या है तो एम इंटू एल, और बी डैश क्या है तो एम स्क्वेयर इंटू बी। सो फाइनली एम क्यू इंटू एल इंटू बी। सो इस तरह से एरियल मैग्निफिकेशन की बात मैं करूं, सो ए आई बाई ए ओ, और ए आई की बात करें सो ये हो जाएगा एम क्यू एल बी बाई एल बी। सो फाइनली ये हो जाएगा एम क्यू इज टू 1, क्लियर है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। अब बच्चों इस तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में सब कुछ कंसेप्ट ले लिया कि मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है, क्लियर। अब इस पे सवाल हम लोग चाहें तो जनरल सवाल बना सकते हैं, जनरल सवाल करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कनकेव मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, राइट। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दी गई है 5 मिलीमीटर, राइट, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। दो चीज चाहिए, इमेज की हाइट चाहिए और इमेज की लोकेशन चाहिए, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चों 5 मिलीमीटर, और कितनी डिस्टेंस पे है 30 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो u क्या है -30 सेंटीमीटर। जहाँ तक फोकस की बात है वो कनकेव का निगेटिव होता है, सो -15, हाफ कर देंगे -15। बच्चों आपको भी चाहिए होगा, राइट। तो भी निकालना बेहद आसान है, 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 15 माइनस प्लस फाइनली ये 30, एलसीएम हो जाएगा 30, दिस इज -2 + 1 -1/30, क्लियर है बच्चों। सो v विल बी -30, और ऐसे भी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है बच्चों, तो ये 30 पे रखा हुआ है, मतलब C पे रखा हुआ है। तो ये तो बात आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि भाई C पे रखी जाती है तो इमेज जस्ट उसके नीचे और सेम हाइट की बनती है। तो हो गया। अब मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो -v/u हो जाएगा, माइनस ये -30 और ये -30,
एंड दैट वुड बी प्लस -1। तो -1 क्या इशारा कर रहा है कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -1। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट एक दूसरे के अपोजिट है वो। ठीक है, कहाँ पे बनेगा इमेज? इमेज कहाँ पे बनेगा? 30 सेंटीमीटर पे बनी बनेगा, उधर ही बनेगा क्योंकि निगेटिव साइड में है। सिंपल सी बात है। कभी कभी बच्चों ऐसा रहता है सवाल, ठीक है, कभी कभी ऐसा सवाल रहता है कि इन अ कनकेव मिरर image is formed twice of object। ठीक है, image is formed twice of object if focal length of mirror is 15 centimeter, then find location of लोकेशन या लोकेशंस एक से ज़्यादा भी हो सकती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सवाल को एक बार अच्छे से देख लीजिए। किसी कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म कर रही है ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के लेंथ की, और उस मिरर की फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। साइन आपको खुद डिसाइड करना है, कनकेव मिरर ऑलरेडी बोल गया है। फाइंड द लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लोकेशन या लोकेशंस हो सकता है कि ऐसे दो पोजीशन ऑब्जेक्ट की हो जाए जहां पे इमेज बन रही है वो ट्वाइस बन रही है। बच्चों इसमें कहीं क्लियर नहीं किया गया है कि इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इरेक्ट। ये बात आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सारे आप इस सवाल को पहले एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसके बाद इसका सॉल्यूशन देता हूं। पहले आप इस सवाल को भी ट्राई कीजिए। होपफुली गाइज आपसे सवाल बन गया होगा। सवाल क्या था आपको याद होगा कि एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और उसमें जो इमेज बन रही है वो 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज की बन रही है। हाइट की बात हो रही है वहां पे। तो सवाल कुछ ऐसा था, यहाँ पे सवाल मैंने लिख रखा था। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। गिवन क्या था? गिवन था कि हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गिवन था, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर था। अब चूंकि कनकेव मिरर थी तो यहां माइनस ही होगी। बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2। ये तो सिंपल एक इंफॉर्मेशन है। अब बच्चों ये थोड़े पता है कि इमेज सीधी है, उल्टी है, क्या है, यानी नो डाउट मैग्निफिकेशन 2 है, मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन सोचिए वो +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मैग्निफिकेशन जो है मैं केवल 2 नहीं ले सकता, +-2 दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इमेज उल्टी बन जाती है 2 गुनी तब तो उसका -2 होगा, और इमेज अगर सीधी बन जाती है तो +2 हो जाएगा। तो ये दोनों कमाल की चीज है बच्चों, दोनों केस दोहराने पड़ेंगे हमें। अब अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी सवालों को बना सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, केस वाइज बात करते हैं। अगर m की वैल्यू +2 लेते हैं तो क्या होगा? अब चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि 1/m = 1 - u/f। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन चाहिए था तो डायरेक्ट हम u यहां से निकाल सकते हैं। तो u/f = 1 - 1/m। क्लियर है? सो u विल बी f टाइम्स ऑफ 1 - 1/m। सो व्हाट इज f बच्चों? f है -15, 1 - 1/m। m की बात करें तो m शुरू में 2 है, +2 की बात हो रही है, सो ये हाफ हो जाएगी, सो -15/2। सो ऑब्जेक्ट कितनी पे होगी? -7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब केस सेकंड करते हैं। अगर m की वैल्यू -2, तो यहां पे सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/m = 1 - u/f। तो यहां से बच्चों अगर मैं u निकाल लूं, u डायरेक्ट निकाल लूं, तो f = 1 तो दिस इज -15, 1 - -2, सो 3/2, 45/2, 22.5 सेंटीमीटर।
तो दो दो लोकेशंस हो सकती हैं जिसके लिए इमेज 2 गुना हाइट की बनने वाली है, मतलब मैग्निफिकेशन उसका या तो +2 होने वाला है या फिर -2। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अगर ये बोल दिया गया कि 2 टाइम्स बन रही है, 3 टाइम्स बन रही है, तो वहां पे मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकती है और माइनस। हाँ, अगर क्वेश्चन में बच्चों ये क्लियर आता कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, 2 टाइम्स बन रही है, जब इन्वर्टेड बोलेगा तो केवल -2 से आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है कि इरेक्टेड बन रही है, सीधी बन रही है, 2 गुनी हाइट के बन रही है, तो वहां +2 लेंगे। लेकिन अगर कुछ भी ना दिया रहे तो हमें प्लस से भी आगे बढ़नी है और माइनस से भी, दो दो लोकेशन हो सकती है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल लगाते इसमें। एक कनकेव मिरर दिख रहा है और एक इन्फानाइट लेंथ की कोई रॉड है। इन्फानाइट लेंथ की है, लेकिन इसका ये एंड बच्चों, इसका ये एंड 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इसका ये एंड 40 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर इन्फानाइट लेंथ की कोई रॉड है, ये A और ये लास्ट वाला सीधा B का है, तो आपसे बस पूछा गया है फाइंड द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये इन्फानाइट लेंथ का रॉड है और इसका इमेज का क्या साइज होगा। ठीक है बच्चों, देखने में ये सवाल थोड़ा टेढ़ा लगता होगा, लेकिन सवाल वाकई टेढ़ा नहीं है, थोड़ी सी अकल लगाइए। देखिए, इस एंड का कहीं भी इमेज बनेगा, फिर लास्ट वाले एंड का कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। और बच्चों ये बात आपको ऑलरेडी पता है, हालांकि रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगी। इन्फानाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट होती है तो किसी भी मिरर के फोकस पर उसका इमेज बनता है, ये क्लियर है। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इसका फोकल लेंथ 30 है, तो यहां से 30 पर फोकस इसका यहां पे कहीं है। तो जब इन्फानाइट से इन्फानाइट पर होती है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे। चलिए, इस एंड का तो यहां पे बन गया, यानी B डैश यहां होगा, नो डाउट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इमेज इधर शिफ्ट करती है। क्लियर है बच्चों? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इमेज इधर शिफ्ट करती है। तो पहले इन्फानाइट एंड का, हाँ, लेफ्ट एंड का, तो इमेज ऑफ लेफ्ट एंड विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। ये तो कंफर्म है, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, एक एंड हमें पता पड़ गया। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं वैसे वैसे इमेज इधर बढ़ती है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बच्चों लास्ट वाला एंड कितने पे है? 40 पे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंड, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये 40 पे है, तो इसकी इमेज और इधर बनेगी, राइट? और वो किधर बनेगी, कहां बनेगी, ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अब वो देखना पड़ेगा कि कहां पे है वो एक्चुअल में। तो देखते हैं। फॉर एंड ए, यू कितनी पे है बच्चों? -40, और फोकस तो -30 होनी ही है। तो भी कितना बनेगा, तो वो चेक कर लेते हैं। सो 1/v विल बी 1/f -1/u, 1/f -30 माइनस प्लस 40, एलसीएम होगा 120 -4 + 3 -120। सोचो ये जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस जगह से वो इस साइड पे कहीं इसका A का इमेज बनेगा, A डैश। अब सोचिए, जो इमेज बन रही है बच्चों ऐसे बन रही है, ये फोकस से आगे बढ़ करके, फोकस तो आपको पता ही है यहां से 30 पे होगी, ठीक है, या जो कि ये एंड उसका B है, B डैश है, और ये डैश, और ये यहां से 120 पे बन रही है। तो ऑब्वियसली 120 यहां से और यहां से 30, तो इसकी लेंथ क्या होगी? सो लेंथ ऑफ इमेज विल बी
120 माइनस 30 90 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान केस है, ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो, फिर से देख लो। इन्फानाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस में बनती है, मतलब इस एंड का इमेज तो यहां बनेगा, और जैसे जैसे हम पास आएंगे वैसे वैसे इमेज दूर जाती है। ये बात आपको पता है। इन्फानाइट पे होती है तो फोकस पे, इन्फानाइट और सी के बीच होती है तो फोकस और सी के बीच आती है, मतलब इस साइड शिफ्ट होती है। सी पे तो सी पे आ जाती है, सी और एफ के बीच तो फिर वो पीछे शिफ्ट होने लगती है, राइट। तो यहां से हमने समझा कि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इमेज इधर शिफ्ट होगी। तो इन्फानाइट पे है तो फोकस पर एक एंड पता पड़ गया, और जब ये एंड यहां पे है मतलब 40 पे है तो इसका कहां पे इमेज बनेगा, इस साइड कहीं, और वो कितने पे आया 120। तो बच्चों एक एंड 120 पे है और एक एंड यहां से 30 पे है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है 120 माइनस 30 एंड दैट वुड बी 90। क्लियर है? इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सवालों को भी बहुत आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल यूं है, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो f/3 है, f के टर्म में, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेज द ऑब्जेक्ट। रियल भी है, लंबी है और ऑब्जेक्ट को टच कर रही है। ठीक है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। ध्यान से देखें, देखिए ये एक रॉड है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, तो कौन सी मैग्निफिकेशन होगी? ऑब्वियसली ये एक्सियल होगी, राइट ना, एक्सियल होगी बिकॉज ये एक्सिस के अलोंग है। तो मान लीजिए कि यहां पे ऐसा अब ये बच्चों लंबी है तो बहुत कुछ हमें सोचनी है ना। ये f/3 अगर इसकी ऑब्जेक्ट है और इससे लंबी इसकी इमेज बन रही है, लिखा हुआ है स्ट्रेस्ड बन रही है, लंबी सी बन रही है, एलोंगेटेड बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि और एक एंड जस्ट टच किया है। तो बच्चों एक एंड टच किया है, ऑब्जेक्ट और इमेज टच कैसे करेंगे? जब तक कि एक एंड सी पर ना हो जाए तब तक कभी टच ही नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर कब बनते हैं? जब एक एंड उसका सी पर होगा। अगर सी पे होगा तो इसका एक इस पार्ट का इमेज यहीं पे बनेगा नीचे। क्लियर है बच्चों? नीचे बन जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा लंबा है ऐसा बोला गया, थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट है और ये मैं ए बी मान लेता हूं, और इसका इमेज तो यहीं पे ए डैश बन रहा है और ये बी डैश। तो बस हमें इसकी लेंथ दी गई है और हमें इसकी लेंथ निकाल लेनी है, और उसके बाद इसकी लेंथ में इसकी लेंथ से डिवाइड करनी है, तो अपना मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। फिर बच्चों एक एंड के बारे में तो क्रिस्टल क्लियर है कि एक एंड पक्का इसका कहां होगा? सी पे होगा, तभी टच कर पाएगा, वरना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब ये f/3 है और इसकी फोकल लेंथ f है। ठीक है, अब बच्चों ये c है। अब इस एंड की मैं बात करूं तो पूरा यहां से यहां ये तो 2f है, तो b एंड के लिए, ठीक है, बी एंड का इमेज यहां बन जाएगा, बी एंड का इमेज यहां बन जाएगा। तो बच्चों यहां से यहां की अगर मैं पोजीशन निकाल लूं, यहां से यहां हमें पता है, तो पूरे डिस्टेंस में से 2f माइनस कर लूंगा तो इसकी लेंथ पता पड़ जाएगी। लॉजिक यही है। ठीक, तो इंड बी के लिए मैं u की बात करूं तो u क्या होगा? 2f में से f/3, 5f/3। बट ये चीजें क्या होने वाली है? माइनस में। क्यों माइनस में होने वाली है? बिकॉज ये जो f है ना बच्चों, ये साइन के साथ नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है उसकी, तो साइन के साथ निगेटिव हो जाएगी, राइट। और फोकस की बात करें तो वो -f होगी, इसकी तो फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो ये तो मैग्नीट्यूड दे रखा है तो -f होगी। तो हम भी निकालना चाहेंगे, सो 1/v विल बी, और ये -f और माइनस माइनस प्लस, तो 3/5f। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 5f। दिस इज -5 + 3, सो फाइनली वी गेट -2/5f। तो बच्चों यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5f -2। तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब ध्यान से मेरी बात समझें।
तो ये तो हमने भी निकाल लिया, बहुत अच्छे। तो इस P से B डैश की दूरी कितनी हो गई? दूरी केवल मैं बोल रहा हूँ, साइन के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड बाई ये दूरी हो गई। उसमें से अगर मैं 2f माइनस कर लूँ, उसमें से क्या माइनस कर लूँ बच्चों? 2f, तो हमारा a डैश b डैश निकल जाएगा। a डैश b डैश निकालेंगे तो 5f/2 में से 2f माइनस कर लो तो ये हो जाएगा f/2। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकला? f/2 और हाइट ऑफ दिस इज f/3। सो फाइनली ये 3/2 मैग्निफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? और ये कैसी मैग्निफिकेशन होगी? ऑफ कोर्स ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगी। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास नहीं है इसमें। अभी बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देता हूं जिसमें जनरली बच्चे सवाल में फंसते हैं। कभी कभी कनकेव मिरर से एक सवाल किया जाता है कि जैसे कोई चांद है, मून है, सन है, उसका इमेज देखना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी मून की डिस्टेंस दी रहती है, उसकी डायमीटर दी रहती है, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि इमेज की डायमीटर क्या है। बच्चों ऐसे सवाल को बनाने के लिए थोड़ी सी अकल लगानी जरूरी है। इसमें कंसेप्ट ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। तो बच्चों स्पेशली सन या फिर मून के केस में मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। जनरली इस पर सवाल सेट किया जाता है। मान लीजिए कि कोई कनकेव मिरर है और काफी दूर है बच्चों, ये इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे है, काफी दूर मान के चलना है। ठीक है, और इसकी डायमीटर कैपिटल डी में मान के चल रहा हूं, कैपिटल डी इज द डायमीटर। और इमेज ऑब्वियसली इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, और ये इमेज की डायमीटर को मैं स्मॉल डी ले रहा हूं। डायग्राम बच्चों बनती है तो इसकी ये एंड ना, ये पक्का इस साइड में तो जरूर आएगी, मतलब यहां से टच करके तो जरूर ही जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे और तरीके होते हैं बनने के, यहां से लाइट ऐसे गया फिर इस तरह से अपना। ठीक है, तो वो मैं हर पार्ट के बारे में बात विशेष नहीं कर रहा, लेकिन एक डायग्राम मैं प्रॉपर बना रहा हूं जिससे हमें बस ये फील आ रही है कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज बनता है, जो कि यहां से कितनी दूरी पे है बच्चों? ऑफ कोर्स फोकस पे है। क्लियर है? इनफाइनाइट काफी दूरी पर तो फोकस पे बनता है लगभग। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। जो ये वाली जो एंगल है अल्फा, तो वो इसके लिए सेम एंगल और इसके लिए भी सेम एंगल है। क्लियर है? अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए लिखूं या मून या फिर जिसके लिए लिखना है लिख लो, तो इसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। मान लीजिए एक्स डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मून के लिए मैं अल्फा लिखूं, tan अल्फा अल्फा विच इज कैपिटल डी डिवाइडेड बाई इट्स डिस्टेंस। अगर वही इमेज के लिए लिखूं, ठीक है, इमेज के लिए लिखूं तो अल्फा जो होगी यहां पे स्मॉल डी बाई फोकस हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी बाई एक्स इक्वल्स डी बाई एफ। तो यहां से बच्चों आप जो चाहे तो आप निकाल सकते हो। ऐसे सवाल जनरली पूछे जाते हैं कि सन की डिस्टेंस अर्थ से इतनी डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज तो ऑब्वियसली फोकस पे बनेगी, तो उसकी डायमीटर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे ना अर्थ की जो डिस्टेंस है, अर्थ की डिस्टेंस सन से है, वही एक्स ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिरर कहां पे होगा? अर्थ ही पे होगा ना। तो यहां इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल पूछे तो आप ऑब्जेक्ट यहां बनाएंगे, इमेज यहां बनाएंगे, और दोनों के द्वारा जो बनी हुई एंगल्स क्या होती है? वो सेम होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस पर सवाल कोई भी करे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए फटाफट इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए। और अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम, जो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं रे डायग्राम पर जल्दी जल्दी केसेस लगाऊंगा, एक एक केस, और सबके डायग्राम को खींच करके आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक केस करके, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको फटाफट कॉपी कीजिए।
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम, जो कि आपने 10th में ऑलरेडी सारे केसेस डिटेल में पढ़ रखे हैं। फिर से हम लोग उससे बात करेंगे, इसमें मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी। रे डायग्राम में बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज बनाई जाए, एक पॉसिबल डायग्राम बनाई जाए। और डायग्राम बनाने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज का ले जाना बड़ा जरूरी है। और वो दोनों रेज गाइस हम लोग ऐसे ले जाएंगे जो एक सर्टेन रूल रेगुलेशन से कट करें। ठीक है, यूं तो हम कहीं भी ले जाएंगे और हमें उसे रिफ्लेक्ट करने आता भी है, लेकिन हम कुछ स्पेशल रेज को ले जाएंगे। और वो स्पेशल केस क्या है बच्चों, वो थोड़ा समझना चाहिए हमें। वो कुछ वेल डिफाइंड सिचुएशन क्या है। वेल डिफाइंड सिचुएशन में पहली सिचुएशन ये है कि किसी भी मिरर में, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है। ऑब्वियसली ये सब पैरेक्सियल है, तो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में अगर जिस पाथ से रे चली गई, अगर उसी पाथ में अगर उल्टी डायरेक्शन में लाइट को ले जाएं तो फिर वापस वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में से चली जाएगी। तो अगर दो केस है, अगर बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से चली जाती है। इसका उल्टा करते हैं, अगर फोकस से जाती है, अगर बच्चों फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पहली सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन जो हमें पता होती है। और तीसरी और आखिरी में बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी लाइट रे ऐसे जाए जो सी के सीध में हो, सी के सीध में हो, तो ऑब्वियसली सी के सीध वाली लाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है मिरर पे। और किसी भी मिरर पर अगर परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर लेती है, तो ऐसे ही लौट के चली जाएगी। तो बस आपको ढूंढना है कि कौन सी 3 सिचुएशन, कौन सी 2 सिचुएशंस आपके लिए वहां पे कन्वीनियंट है। बस इन तीनों सिचुएशन से किसी भी 2 सिचुएशन को यूज करके जो आपके लिए वहां पे हो पा रहा है, आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने कुछ लिस्ट बना रखा है जो ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ रखा है। मैंने यहां पे लिखा है एट इन्फिनिटी। तो पहली केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे। तो ये सबको पता है कि इमेज फोकस पे बनती है, पॉइंट साइज बनती है, रियल बनती है, और रियल इमेजेस इन्वर्टेड ही होती है। तो ये चीज है। तो फर्स्ट केस का जो डायग्राम है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, एक पॉसिबल डायग्राम। ये सारे के सारे कनकेव मिरर में फिलहाल मैं बात कर रहा हूं। तो इनफाइनाइट से लाइट ऐसे पैरेलल हम लाते हैं और फोकस से होके गुजरेगी, और लौटने वाली लाइट रे सब फोकस पे ही आके मिल रही है। तो दिख रहा है कि ये पॉइंट साइज ही बनेगी, नो डाउट। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बहुत कुछ इशारा कर रहा है। तो पहले केस में कुछ रखा नहीं है। आइए सेकेंड केस, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। जब इन्फानाइट और सी के बीच होती है तो इमेज कैसे फॉर्म करता है, आइए देखते हैं। बच्चों यहाँ पे सी कहीं होगी और इसी के एग्जैक्टली बीच में एफ होगी और ये पी होगा। सी से बियॉन्ड हो, मतलब कोई जरूरी नहीं, इन्फिनिटी इससे दूर हो बस। तो यहाँ पे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक लाइट रे हम ऐसे ले गए और फोकस से ले गए, और दूसरी सी के रास्ते से ले जाते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर सी के रास्ते से ले जा रहे हैं, जस्ट थोड़ा मिरर को बढ़ा देता हूँ, तो ये इसी पाथ पर लौट के चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म कर जाएगा, और ये इमेज थोड़ा छोटा बनता है, और ऐसे डायग्राम से भी आपका क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे गई, ऐसे लौट के चली गई, तो दोनों ही लौटने वाली लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। ठीक है, और एक्चुअली बच्चों मैं केवल और हेड का इमेज बनाता हूँ। सिमिलरली नीचे का बन जाएगा, सिमिलरली नीचे का सब बन जाएगा। जब हेड का बना लिया तो नीचे के सारे पॉइंट्स का बन जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड केस। एंड थर्ड केस इज सी पे हो तो सी पे ही बनती है। ये सारे केसेस आपने 10th में ऑलरेडी कर रखा है। अगर यहाँ पे सी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एफ है, तो एक लाइट रे हम लोग ऐसे ले जाते हैं और ये एफ से होकर गुजरती है, और दूसरी एफ से ले जाते हैं बच्चों तो ये उसके पैरेलल हो जाती है। तो आप ध्यान से देखोगे तो सी पे ही बनती है इमेज इसकी। अगर ए बी है तो ए डैश बी डैश सी पे ही बनती है। क्लियर है बच्चों? तो थर्ड केस इज क्वाइट ईजी। आइए फोर्थ केस करते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच हो तो कैसे इमेज फॉर्म कराते हैं। ये एफ है और ये सी है, और सी और एफ के बीच हो तो एक लाइट रे ऐसे ले गए और एफ फोकस से ले गए। अब दूसरा चाहो तो फोकस से ले जा सकते हो, तो इसके पैरेलल ऐसे चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी जो कि बड़ी दिख रही है और होती भी बड़ी, उल्टी, सब कुछ लिखा हुआ है डायग्राम में, ऑलरेडी आप सब कुछ जानते भी हैं, सारी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। फिफ्थ नंबर में जब फोकस पे होगी तो क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, फोकस पे होगी, मैं थोड़ा साफ करता हूँ इसमें। जब फोकस पे होगी
तो यहां से एक लाइट है बच्चों ऐसे जाती है और ऐसे गुजरेगी, और एक सी के रास्ते से जाती है तो उसी पाथ में लौट के चली जाती है। चूंकि ये दोनों बच्चों पैरेलल जाती है तो नजदीक में कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, काफी दूर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो दोनों चीजें मिल रही हैं, रिलेटिव में मिलती हुई नजर आएंगी, राइट। जैसे ट्रेन की पटरियां काफी दूर पर लगती है कि वो मिल रही है, वैसा ही कुछ इसमें फील होगा। तो ये इन्फानाइट पर जाकर के मिलती हैं तो हमें बहुत बड़ी जहां मिलेगी, आप देख सकते हो यहां से कितनी बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, क्लियर है, और उल्टी दिख ही रही है, राइट। सो बच्चों ये रहा एफ वाली केस। और आते हैं 6 केसेस, 6 नंबर केसेस, जो कि सबसे बढ़िया केस है। थोड़ा इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पी के बीच डाला, ठीक है, फोकस को थोड़ा पास ले लेते हैं और यहाँ पे सी है अपना, तो फोकस और पी के बीच डाला तो यहाँ से एक लाइट ऐसे गई और ये एफ के रास्ते से होके लौट गई, और एक मैं सी के रास्ते से ले जा रहा हूँ, ऐसे सी के रास्ते से ले जा रहा हूँ, ठीक है। लाइट तो इस पर करोड़ों जाएंगी ऐसे ऐसे, तो मैं एक सी के रास्ते वाला लाइट ले जा रहा हूँ। चूंकि ये रास्ते इस मिरर के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो उसी पर लौट के चली आएगी, ऐसे लौट के चली आएगी। अब बच्चों अगर आप अच्छे से वॉच करोगे तो ये दोनों फैलती जा रही है, तो इधर तो कहीं एक्चुअल में मिलने वाली है नहीं, तो ये मिलेंगी लेकिन वर्चुअली ही मिलेगी, तो इसको बैक ले जाना पड़ेगा, बैक ले जाना पड़ेगा, तो बैक में कहीं जाकर के मिलती हुई नजर आएगी। तो दिख ही रहा है कि ये थोड़ी सी बड़ी नजर आएगी। तो पहली बार एक ऐसी इमेज बन रही है जो सीधी बन रही है बच्चों, इसमें सीधी बन रही है, ठीक है, और बड़ी भी बन रही है। तो ये केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो बनती ही है। ये सारे केसेस बच्चों आपने 10th में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अब चलिए ये सारी चीजें तो रिकैप हो गई। मेन मुद्दा क्या है इसमें, आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन है जिसमें पूरी मैथमेटिक्स यूज करके और मिरर इक्वेशन को यूज करके इन सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करनी है, जिसमें से मेनली ये वाला केस, सेकंड केस, फोर्थ केस एंड सिक्स्थ केस को डिस्कस करनी है। आपको डायग्राम नहीं बनानी, आपको मैथमेटिक्स यूज करनी है, मिरर इक्वेशन यूज करनी है और उसके हेल्प से बनानी है कि अगर बच्चों ऑब्जेक्ट किसी की सी और एफ के बीच होती है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी और सी के बियॉन्ड होती है तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच, और अगर इमेज ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच होती है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी। ये सारी कुछ चीजें बच्चे हो रही है डायग्राम में, बट इसे डायग्रामेटिकली नहीं प्रूफ करना है, सबको मैथमेटिकली प्रूफ करना है बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन। ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है जो हम लोग करेंगे अगले वीडियो सेशंस वगैरह में, क्लियर है। तो हमारे यहां के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये सब कहीं ना कहीं हमने 10th में कर रखा है। लेकिन यहां के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, इन सारी सिचुएशन को कवर करनी है मैथमेटिकली और मिरर इक्वेशन के हेल्प से। सब कुछ मैं करूंगा, एक कंप्लीट वीडियो सेशन में वो सब चीजें हम लोग करेंगे। तो ये चीजें हो गई, और ये सारे केसेस किसके लिए हुआ बच्चों, कनकेव मिरर के लिए, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स के लिए। बच्चों कन्वेक्स में बहुत ज्यादा केस नहीं होते हैं, एक तो इनफाइनाइट पर डालो, ठीक है, और एक दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी डालो, क्योंकि वो तो सीधे उधर तो कुछ है नहीं, ना तो सी है ना एफ है, इस साइड में सीधे या तो काफी दूर डालो या पास में कहीं डाल लो, उसके बीच में कहीं डाल लो। तो दो केसेस बनने वाले हैं इसमें, तो मैं यहीं पे कर देता हूं कन्वेक्स के लिए। तो कन्वेक्स के लिए एक सिचुएशन होता है जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस पे। मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी ये सब रिपीट हो रही है 10th की चीजें। तो जब बच्चों कन्वेक्स के लिए फोकस पे जब, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो बच्चों, इस साइड में हो, मतलब इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी से लाइट ऐसे आएगी और फोकस के रास्ते से लौट के चली जाएगी। अब आप खुद देखो क्या आपस में ये दोनों कभी मिल पाएगी, नहीं, तो पीछे ले जाना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा और यहीं पे मिलेगी ये, तो ऑब्वियसली फोकस पे बनेगी इसका। तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर, ठीक है, और वर्चुअल बनता है, पॉइंट साइज बनता है, ठीक है। बी केस में करता हूं, जो ऑब्जेक्ट कहां होगा, रियल पोजीशन, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। आइए देखते हैं तो इसमें कहां बनती है इमेज। काफी इंटरेस्टिंग केस है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। कहीं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर मैंने डाल दिया बच्चों, यहां पे मान लीजिए फोकस है और यहां पे सी है, तो एक तो लाइट को मैं पैरेलल लाऊंगा और ये किस रास्ते से गुजर जाएगी, ऑफ कोर्स
ये एफ का जो रास्ता है, जो एफ का रास्ता है उससे ये गुजर जाएगी, तो इससे ऐसे गुजर के चली गई। एक दूसरा रास्ता मैं सी वाला लाता हूं, ये सी वाला रास्ता दिख रहा है आपको, तो सी वाले रास्ता इस मिरर के लिए परपेंडिकुलर रास्ता होता है, तो इस पे ऐसे आएगा और इसी पाथ पे लौट के चला जाएगा। अब बच्चों दो लौटने वाली लाइट रे पे जरा फोकस कीजिए, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, ये दोनों कभी आपस में मिल पाएंगी? कभी नहीं, ये दोनों एक दूसरे से फैलती जा रही है। तो क्या करें, हमें पीछे ले जाना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको पीछे ले जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसका इमेज यहां बन रहा है और छोटा ही बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? छोटा बन रहा है और सीधी बन रही है। तो ऐसे केस में जो इमेज फॉर्म करती है वो बिटवीन पोल एंड एफ बनती है, ध्यान रखिएगा, और वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है और स्मॉलर बनती है। क्लियर है? स्मॉलर बनती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ऑलरेडी ये सब कुछ आपने 10th में कर रखा है, ये सब 10th की चीजें। ठीक है, मैं एक बार रिकैप करा दिया जिससे आपका डायग्राम में कहीं इशू नहीं आएगा। क्लियर है? होपफुली सारी बातें क्लियर होंगी आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन सब चीजों को एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस इसी सब चीजों को करेंगे, जैसे मिरर इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मिरर इक्वेशन जो होती है उसको ग्राफ में हम कैसे प्लॉट कर पाएंगे, कन्वेक्स के लिए कैसे प्लॉट कर पाएंगे, कनकेव के लिए कैसे प्लॉट कर पाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी, कैसे करेंगे। तो दोनों एक मैंने जनरल केस कर देना है उन सब चीजों के लिए। फिर उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इमेज वेलोसिटी में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, और हमें इसके बारे में भी मैंने जैसा कि बताया कि इसके हर केसेस को हमें मिरर इक्वेशन के हेल्प से डिस्कस करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है, और अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। एक छोटी सी चीज़ होती है स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में, बहुत छोटी एक ब्रीफ कंसेप्ट दूंगा, और स्फेरिकल एब्रेशन को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे इस पर भी अपन डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ।